व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर एसोसिएटेड है कुछ बुक्स में चैप्टर नंबर 2 के साथ ही, क्योंकि वहां पे आपने कंपनी के बारे में पढ़ा था। अब वो कंपनी कैसे फॉर्म होती है, कौन कौन से स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी होते हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो कुछ बुक्स में इट इज अ सेपरेट चैप्टर, कुछ बुक्स में इट इज कंबाइंड विद चैप्टर नंबर 2। तो आप ये मान के चलना कि आपने कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है, कुछ भी पूछे तुम तो लिख दोगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, इसी क्लास में हो जाएगा खत्म। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी फॉर्म कैसे होगी, एक कंपनी बनेगी कैसे। कल को तुमको अगर कोई कंपनी बनानी हो, तुमको पता तो होना चाहिए कंपनी कैसे बनती है। अब कोई भी सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस कौन सा है, कंपनी। बनेगी कैसे। तो बच्चों सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की जब बात होती है तो हम स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि कंपनी बनानी है तो कितनी स्टेजेस होंगी। तो देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, A company has to follow certain legal procedure for its formation। एक कंपनी को बनाने के लिए एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है। प्रोसीजर में 4 स्टेज होती हैं बेटा। कौन कौन से 4 स्टेज? सबसे पहले प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट। अब ये ध्यान रखना है, जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन है ना, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए होता है, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं होता। तो अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो, है ना, तो आपको सिर्फ प्रमोशन करना है, इनकॉर्पोरेशन करना है और डायरेक्टली कमेंसमेंट करना है। आपको पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब इन चारों ही स्टेजेस को 1 बाय 1 बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और चैप्टर समाप्त। सबसे पहले स्टेज के साथ शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रमोशन। सर ये प्रमोशन क्या है? देखो बेटा, सबसे पहले अगर कंपनी बनानी है तो कंपनी क्या कर रही है, एक बिजनेस कर रही है। बिजनेस आइडिया तो होना चाहिए। आइडिया किसके दिमाग में आएगा? ऑनर के दिमाग में आएगा। उस ऑनर को जो बिजनेस करेगा, जो कंपनी बनाएगा, जिसके दिमाग में आइडिया आया, उसको बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं उसको? प्रमोटर। तो सबसे पहला स्टेज जो प्रमोशन है, ये क्या है? जब एक प्रमोटर के दिमाग में एक आइडिया आया और वो उस आइडिया से बिजनेस जनरेट करता है, बिजनेस क्रिएट करता है, इसको प्रमोशन बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। प्रमोशन इन्वॉल्व्स डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। आपको आइडिया आया, आपने उसको इन्वेस्टिगेट करा, रिसोर्सेज इकट्ठे करे, असेंबल करे रिसोर्सेज टू सेट अप अ बिजनेस। द पर्सन who perform all the activities during the promotion is known as promoter। जो इंडिविजुअल ये सब कुछ कर रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रमोटर बोल देते हैं। प्रमोटर कैन बी एन इंडिविजुअल, प्रमोटर कैन बी अ कंपनी, प्रमोटर कैन बी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इन सबको हम प्रमोटर बोल सकते हैं। आओ जी, अब बच्चों प्रमोशन जब करना है तो कितनी स्टेजेस आएंगी या कितने स्टेप्स आएंगे, ये है सावधान इंडिया सवाल। ये एग्जाम में आता है कि एक प्रमोटर को जब प्रमोशन करना है तो क्या क्या उसको दिमाग में रखना है। तो याद करो, IF, NF, AP, 6 पॉइंट्स हैं। IF, NF, AP याद रहेगा, मेमोरी टेक्निक है, याद कर लो। IF, NF, AP। I का मतलब सबसे पहले क्या करना है बेटा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या, कहाँ पे आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। अब आप देखते हो फूड डिलीवरी एप्स आपके घर पे फूड लेके आ रही हैं, जोमेटो है, स्विगी है, अमेजोन आपके घर पे सारे प्रोडक्ट्स भिजवा रहा है, फ्लिपकार्ट आपके घर पे सारे प्रोडक्ट्स भिजवा रहा है। इसी तरीके से आप ऑनलाइन बुकिंग्स कर सकते हो, होटल्स की, टैक्सीज की, हर चीज़। तो ये सब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ थी ना, किसी ने अपॉर्चुनिटी देखी और शुरू कर लिया। जिसने बनाया वो प्रमोटर था। तो सबसे पहले तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है, प्रमोशन स्टेज बिगिन विद द डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। इट कैन बी एन आइडिया टू सेटअप अ न्यू बिजनेस, या तो आप नया बिजनेस सेटअप कर सकते हो या आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। आप सोल प्रोप्राइटर से अब पार्टनरशिप करना चाहते हो, पार्टनरशिप से आप कंपनी बनाना चाहते हो, मेनली कंपनी बनानी है ना। तो ये मेन चीज है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? F का मतलब फिजिबिलिटी स्टडीज। फिजिबिलिटी स्टडीज का मतलब होता है ये एनालाइज करना कि क्या ये मेरे लिए फायदे का सौदा होगा भी या नहीं, मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा इसको शुरू करके, मेरा फायदा भी तो होना चाहिए। बिजनेस में फायदा नहीं तो बेकार है।
है ना। तो फिजिबिलिटी स्टडीज का क्या मतलब होता है, आफ्टर एनालाइजिंग द कॉन्सेप्ट प्रमोटर स्टार्ट डूइंग डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, अच्छे से समझना कि कितना कॉस्ट आएगा, कितना पैसा कमाऊंगा, कितना प्रोडक्शन का प्रोसेस रहने वाला है, डिमांड होगी या नहीं होगी। तो प्रमोटर या तो स्पेशलिस्ट की मदद ले सकता है, जैसे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, किसी लॉयर की, किसी बिजनेस सपोर्ट स्पेशलिस्ट की मदद ले सकता है वो, या फिर वो खुद भी कर सकता है। उसको 3 प्रकार की फिजिबिलिटी एनालिसिस करनी है बेटा। कौन कौन सी 3 प्रकार की? टेक्निकल फिजिबिलिटी, कि जिस पर्टिकुलर बिजनेस को मैं करना चाहता हूं क्या वो टेक्निकली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है। कई बार आइडिया अच्छा होता है बट टेक्निकली आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्या वो पॉसिबल है। दूसरा, अगर कर दिया तो क्या मेरे पास पैसा अवेलेबल होगा जितना पैसा उसको करने में चाहिए। अगर फंड्स अवेलेबल ही नहीं है फिर बिजनेस कैसे चलेगा। अब सर टेक्निकल भी हो गया, फाइनेंशियल भी हो गया, अब क्या हम इससे पैसा कमा लेंगे, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। तो 3 प्रकार की चीजें हैं बेटा। समटाइम्स द आइडिया इज गुड बट टेक्निकली नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। तो टेक्निकली पॉसिबल होना चाहिए, फाइनेंशियली पैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकली प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन हो गया अपॉर्चुनिटी का, फिजिबिलिटी स्टडीज हो गई। इसके बाद हम करेंगे बेटा नेम अप्रूवल। सर ये नेम अप्रूवल का क्या मतलब होता है? नेम अप्रूवल का मतलब होता है कि जो कंपनी है मुझे उसका नाम भी तो रखना पड़ेगा ना भाई। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका नाम रखना पड़ेगा। तो वो नाम पहले आपको ये देखना पड़ता है कि क्या वो किसी और ने ऑलरेडी तो नहीं रखा हुआ। भाई जब नाम किसी और का है तो तुम कैसे रख लोगे उसको अपने नाम पे। तो आपको अपने नाम का अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर वो किसी और ने रखा हुआ है फिर नहीं रख पाओगे, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो तीसरी चीज, पहले आइडिया आ गया, उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडीज हो गई, अब मुझे नेम अप्रूव कराना है। नेम अप्रूव के कौन करके देगा? आरओसी करके देगा, रजिस्ट्रार करके देगा। तो देखो लिखा हुआ है इट इज नेसेसरी, पहले मैं यहाँ पे वापस से लिख दूं ना वही IFNFAP। आइडेंटिफिकेशन हो गया, फिजिबिलिटी स्टडीज हो गई। अब नेम अप्रूवल में क्या लिखा हुआ है? इट इज नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू गेट इट्स नेम अप्रूव्ड। अपना नाम अप्रूव कराओ फ्रॉम द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन है? जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेगा। सो दैट इट डज नॉट मैच विद एनी अदर कंपनीज नेम। जनरली कंपनी गिव्स दिस नेम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी टू रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को 2-3 नाम देती हैं कंपनीज की, पहला A है, फिर B है या C है। ये रख दो मेरा नाम, ये नहीं है तो ये रख देना, ये नहीं है तो ये फाइनल कर देना, ऐसे देती हैं 2-3 नाम। ठीक है, द रजिस्ट्रार मैचेस द नेम, और उसके बाद अगर उसको ठीक नहीं लगता तो वो मना कर देगा, ठीक लगेगा तो फिर वो अप्रूव कर देगा। नेम अप्रूवल भी हो गया, नाम भी अप्रूव हो गया। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ढूंढेंगे बेटा सिग्नेटरीज, फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर मेमोरेंडम क्या है बेटा? मेमोरेंडम किसी भी कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कंपनी के बारे में फुल डिटेल देगा आपको, कितना पैसा लगा हुआ है, कहाँ इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, हर चीज के बारे में आपको मेमोरेंडम बताएगा। तो वो मेमोरेंडम जो है, एक इसके बिना कंपनी नहीं बन सकती। ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है। जब भी आपको कंपनी बनानी है तो सबसे पहले मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो मेमोरेंडम है इसके अंदर जो डिटेल दे रहे हैं कौन लोग देंगे? जो कंपनी को मैनेज करते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं। और चलाता कौन है कंपनी को? डायरेक्टर्स। तो चौथी चीज होती है वो होती है सिग्नेटरीज लेके आना। सिग्नेटरीज का मतलब जो लोग साइन करेंगे मेमोरेंडम को। साइन कौन करते हैं? डायरेक्टर्स करते हैं। तो चौथा काम होता है डायरेक्टर्स के सिग्नेचर कराना। तो क्या लिखा हुआ है? प्रमोटर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द पीपल हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम। यूजुअली जो सिग्नेटर्स होते हैं, सिग्नेटरीज होते हैं, वो फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। प्रमोटर्स ऑल्सो टेक देयर रिटन कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर्स, है ना। उनसे रिटर्न में लिया जाता है कि आप डायरेक्टर्स पे काम करोगे और अच्छे से करोगे, इस चीज का हमें लिखित में दो। परफेक्ट है ना बेटा। तो आई आइडेंटिफिकेशन हो गया, एफ उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडीज हो गई, एन नेम अप्रूवल हो गया, फिर फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद ए होता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करो। सर कौन कौन से प्रोफेशनल्स, कैसे प्रोफेशनल्स? जैसे ब्रोकर, अगर आप कंपनी बना रहे हो तो आप कल मार्केट में अपने शेयर भी बेचोगे। शेयर्स बेचने के लिए आपको सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। किसके थ्रू बेचोगे? एक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी आपको। उसी तरीके से एक बैंकर चाहिए, उसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए, जो भी आपके लिए काम करेंगे प्रोफेशनल्स, उनका अपॉइंटमेंट करो। द प्रमोटर अपॉइंट्स ब्रोकर, अंडरराइटर टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल बाय सेल ऑफ कंपनी सिक्योरिटीज, एंड सॉलिसिटर्स। सॉलिसिटर्स का मतलब होगा जो लॉयर्स हैं हमारे, ठीक है,
टू डील विद लीगल मैटर्स ऑफ द कंपनी। बैंकर्स को हम अपॉइंट करते हैं, सही है ना। अब ये भी हो गया जी। लास्ट में क्या होगा, प्रेपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। फिर कंपनी को फॉर्म करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, जिन डॉक्यूमेंट्स के बिना कंपनी नहीं बनेगी। तो प्रमोटर टेक्स अप द स्टेप्स टू प्रिपेयर सम लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाएगा। अब उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको बनाने पड़ते हैं टू फॉर्म अ कंपनी। ये सब डॉक्यूमेंट आप बना के रजिस्ट्रार को दोगे, वो चेक करेगा, उसको सब ठीक लगेगा तो फिर वो आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए अलाउ कर देगा, ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो प्रमोशन है। प्रमोशन करने के लिए प्रमोटर को ये 6 काम करने पड़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, फिजिबिलिटी स्टडीज, नेम अप्रूवल, फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ये 6 काम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसको करके चलने हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास दूसरा स्टेज जिसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। ये सेकंड स्टेज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। यहां से शुरू होती है बच्चों हमारी सेकंड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। भाई पहली स्टेज क्या थी, सबसे पहले हमको करना पड़ेगा क्या, सबसे पहले हमको करना पड़ेगा प्रमोशन। प्रमोटर के सारे फंक्शंस देख लिए, IFNF AP देख लिया। अब प्रमोटर क्या करेगा, प्रमोटर सारे के सारे डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। सर वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रेडी करके रजिस्ट्रार के पास लेके जाएगा। रजिस्ट्रार कौन है, रजिस्ट्रार के पास अधिकार है कंपनी को रजिस्टर करने का। तो रजिस्ट्रार के पास लेके जाएगा और बोलेगा ले भाई कंपनी को कर दे मेरी रजिस्टर। रजिस्ट्रार के पास जैसे ही वो डॉक्यूमेंट लेके पहुंचेगा, अब रजिस्ट्रार चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, बोलेगा भैया फीस जमा करा दी, फीस की रसीद दो, देखेगा अगर सब ओके निकलेगा फिर वो उसको दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब अब कंपनी का जन्म हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं बच्चों उसको। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकॉर्पोरेशन इज द सेकेंड स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन बेटा दूसरा स्टेज है इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन रेफर्स टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं। फाइलिंग ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जब रजिस्ट्रार ने आपका नेम अप्रूव कर दिया तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों जो आपको रेडी करके रजिस्ट्रार को देने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको MOA बोलते हैं, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बच्चों ध्यान रखना किसी भी कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है और ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कंपनी क्यों बनाई गई, क्या पर्पस है, क्या बिजनेस करेंगे, कितना पैसा लगाएंगे, कहाँ पे ऑफिस होगा, कितनी कितनी किसकी लाइबिलिटी होगी, ये सब। तो जैसे कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, कंपनी में कैपिटल कितना होगा, कंपनी में लाइबिलिटी कितनी कितनी होगी, कंपनी में ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सब MOA बताता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है। तो ये पांचों चीजें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाम कंपनी का क्या है वो नेम क्लॉज में बताता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में बताता है, पैसा कितना लगा हुआ है कैपिटल क्लॉज में बताता है, क्लॉज का मतलब हेडिंग, ठीक है। लाइबिलिटी कितनी है लाइबिलिटी क्लॉज में बताता है, ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज में बताता है। इसके बिना कंपनी नहीं बन सकती बेटा, ये मेन डॉक्यूमेंट है, याद रहेगी ये बात। इसके साथ दूसरा डॉक्यूमेंट होता है AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं AOA। इसमें क्या लिखे होते हैं कंपनी के सारे रूल्स, कि जितने भी इनसाइडर्स है ना बेटा कंपनी के अंदर, जितने भी लोग हैं वो सब क्या क्या रूल फॉलो करके चलेंगे, क्या क्या मान के चलेंगे, तो वो सब हमारे AOA में दिया होता है। तो सबसे पहले MOA बनाएगा, फिर AOA बनाएगा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब वही यहाँ पे कितना पैसा लगने वाला है कंपनी में, ठीक है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कौन कौन डायरेक्टर होंगे, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका एज क्या है। उसके बाद डायरेक्टर्स की रिटन कंसेंट, कंसेंट का मतलब हाँ हम एग्री करते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्टर बनने में, तो रिटन में लिख के दे डायरेक्टर, ठीक है।
उसके बाद नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है उसका एड्रेस प्रूफ। उसके बाद स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन का मतलब एक लीगल डिक्लेरेशन बेटा कि हमने सारी फॉर्मेलिटीज सारे प्रोसीजर पूरे कर दिए हैं, सब पूरे कर दिए हैं, और ये वेरीफाई करा के रखते हैं डिक्लेरेशन को किसी एडवोकेट के थ्रू या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? एमओए, एओए, स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, रिटर्न कंसेंट, एड्रेस का नोटिस, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। डन। इसके बाद बेटा हमारे पास ये करेगा पेमेंट ऑफ फीस। डन, ये फीस जमा करेगा। सर फीस कहाँ जमा करेगा? बेटा जो भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से फीस बनेगी, फीस जो होती है वो कैपिटल के हिसाब से होती है। अगर आपकी कंपनी ज़्यादा कैपिटल के साथ बन रही है तो फीस भी ज़्यादा, कम कैपिटल के साथ बन रही है तो फीस भी कम, ठीक है। तो अलॉन्ग विद फाइलिंग द अबव डॉक्यूमेंट द प्रेस्क्राइब्ड फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज टू बी डिपॉजिटेड। अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी डिपेंड ऑन द ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स, चेक करेगा फीस जमा कर दी नहीं कर दी। अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो आपका क्या कर देगा? रजिस्ट्रेशन कर देगा, और आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है एक ऐसा सर्टिफिकेट जो कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है कि ठीक है इस डेट पे कंपनी का लीगली जन्म हो गया, ठीक है बेटा। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के क्या क्या इंपैक्ट्स होते हैं? जब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा तो वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है कंपनी इज लीगली बॉर्न ऑन दिस डेट। जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे डेट डली होगी ना, कंपनी का उस दिन जन्म हुआ है। उसके बाद ये दिखाता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है विद परपीचुअल सक्सेशन। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक कॉन्क्लूसिव एविडेंस भी है बच्चों, ये एक सबूत भी है कि कंपनी लीगली एग्जिस्ट करती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो तुम कुछ भी लेके घूमो, तुम्हारी कंपनी नहीं मानेगा लॉ, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में कुछ छोटी छोटी सी चीजें दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है? जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 24 अगस्त को दिया गया, जबकि जो उस पर डेट लिखी थी वो 22 अगस्त लिखी थी। तो बताओ कंपनी का जन्म किस दिन माना जाएगा? आपको दिया गया 24 को, डेट उस पर 22 लिखी थी, जन्म माना जाएगा बच्चों 22 तारीख को। 22 को ही कंपनी का जन्म माना जाएगा, ठीक है। आफ्टर द इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इट वाज फाउंड दैट पर्सन हैज फोर्ज्ड सिग्नेचर ऑन द मेमोरेंडम बट देन ऑल्सो द इनकॉर्पोरेशन विल बी कंसिडर्ड वैलिड। यानी आपको एक बार जब सर्टिफिकेट मिल गया और बाद में पता चला कि एक इंडिविजुअल ने सिग्नेचर फर्जी करे हुए थे, एमओए पे नकली करे हुए थे, तो क्या इनवैलिड हो जाएगा सर्टिफिकेट? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेमोरेंडम में फर्जी करे हैं, बाद में भी इनकॉर्पोरेशन वैलिड ही माना जाएगा, क्योंकि आपको एक बार बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया। अब उस पर्सन के ऊपर जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, जो उसके ऊपर चीजें चलेंगी वो तो चलेंगी, लेकिन आपका सर्टिफिकेट जेन्युइन है, ओके। अब आ गया बच्चों तीसरा स्टेज, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। सर ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज किसको बोलेंगे? बाबू ये जो स्टेज है ना, आपने सबसे पहले प्रमोशन करा, प्रमोशन के बाद इनकॉर्पोरेशन करा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा दिया। अब अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो फिर तो आपको अपना पैसा लगाना है, बिजनेस शुरू करना है, और आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि पैसा आपका है, बिजनेस आपका है, जैसे मर्जी आप शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो फिर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। आप जनता के पास जाओगे, जनता को बोलोगे भैया हमारे पैसे लगाओ हमारे बिजनेस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो देखो लिखा हुआ है आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राइवेट कंपनी गेट फॉर्मुलेटेड एंड कैन कमेंस देयर बिजनेस। लेकिन जो एक पब्लिक कंपनी होती है उसको एक थर्ड स्टेज भी परफॉर्म करना पड़ता है बिफोर द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। वो क्या है? वो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, यानी पब्लिक से पैसा अरेंज करना। जो लोग शेयर्स खरीदते हैं ना बच्चों, वो कौन सी कंपनी में खरीदते हैं? पब्लिक कंपनी में खरीदते हैं। अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा सेबी का। सर सेबी कौन है? सेबी बच्चों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। जैसे अगर हमारे ह्यूमंस में नॉर्मली कोई चोरी चकारी होती है, कोई गलत काम करता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो पुलिस के पास जाते हैं ना कि भैया इसको पकड़ लो, ऐसे ही कंपनियां अगर कुछ गलत करती हैं तो सेबी के पास जाते हैं। तो कंपनीज का पुलिस स्टेशन कि सब कंपनीज ठीक से चल रही हैं नहीं चल रही हैं,
कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रही, इन्वेस्टर सेफ है या नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही मार्केट में, ये सब देखने का काम सेबी का होता है। सेबी रूल्स भी बनाता है, सेबी प्रोटेक्ट भी करता है कंपनीज को भी, इन्वेस्टर्स को भी, और सेबी कोड ऑफ कंडक्ट का भी ध्यान रखता है। तो सेबी का काम ही है। तो अगर कंपनी जनता से पैसे लेने के लिए जा रही है तो यार जनता का पैसा इन्वॉल्व हो गया, काफी ज्यादा बड़ा मैटर है ये। तो सेबी पहले चेक करता है सब ठीक है, फर्जी कंपनी तो नहीं है, पैसा लेके तो नहीं भाग जाएगी। तो सबसे पहले सेबी का अप्रूवल देखना है। तो सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए, जो कंट्रोल करता है पूरे कैपिटल मार्केट को। कैपिटल मार्केट का मतलब शेयर मार्केट समझ लो, जहां पे शेयर सेल एंड परचेज किए जाते हैं, ठीक है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज मस्ट सबमिट ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। लो जी, जितनी भी उसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, सारी जानकारी पहले सेबी के पास देनी पड़ती है कि हम ये कंपनी है, ये काम करते हैं, ये हमारा एमओए, ये हमारा एओए, पूरी डिटेल सेबी के पास देनी पड़ेगी। फिर सेबी बताएगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। सेबी का अप्रूवल मिलेगा तब आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले सेबी अप्रूवल, उसके बाद आपको एक प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ता है बच्चों। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? देखो, प्रोस्पेक्टस एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा होगा। आप जब किसी कॉलेज में जाते हो पढ़ने के लिए, आप पहले कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो ना, तो आप कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देख सकते हो कि क्या कॉलेज कौन है, कौन इसके डायरेक्टर्स हैं, कौन कॉलेज चला रहे हैं, क्या क्या कॉलेज कब से है, क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं। तो उस कॉलेज के बारे में सब कुछ प्रोस्पेक्टस में होता है। ऐसे ही कंपनी के बारे में सब कुछ भी प्रोस्पेक्टस में होता है। तो आपको जब पैसा उठाना है पब्लिक से, तो पब्लिक को बताना तो पड़ेगा ना कि आप कौन हो, क्या करते हो, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या आपके विजन्स हैं, कौन लोग इस कंपनी को चला रहे हैं। तो वो सब प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। तो पहले सेबी अप्रूवल लो, फिर प्रोस्पेक्टस छपवाओ। अ कंपनी हैज टू प्रिपेयर अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। वो एक इन्विटेशन होता है टू इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइबिंग का मतलब होता है शेयर्स खरीदना, ठीक है, ओके, डन सर। तीसरी चीज क्या है? अपॉइंटमेंट करो बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर का। अब देखो बच्चों, आपको अगर शेयर्स बेचने हैं तो शेयर्स बेचने के लिए बहुत सारा पेपर वर्क होगा, फॉर्मेलिटी होगी। कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी के बिहाफ पे कोई तो जाके बेचेगा ना, उसको बोलेंगे ब्रोकर। ब्रोकर कौन है? जो आपके शेयर्स को सारी फॉर्मेलिटीज कराने में आपकी मदद करेगा। पैसा भी आएगा कहीं ना कहीं, आपको बैंकर भी चाहिए, बैंकर का अपॉइंटमेंट करो। मेरा बैंक कौन सा होगा, है ना। तीसरा अंडरराइटर। अंडरराइटर कौन होता है बेटा? अंडरराइटर ना एक गारंटर होता है। अंडरराइटर एक गारंटी लेता है। क्या गारंटी लेता है? अंडरराइटर बोलता है भैया ऐसा है, मैं गारंटी लेता हूं कि आपके शेयर सारे के सारे बिक जाएंगे। सपोज कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे बच्चों, और कितने का एक है? 10 रुपए का एक है। देखो शेयर्स ऐसे होते हैं, 1 लाख शेयर्स कितने रुपए का एक? 10 रुपए का। तो कंपनी टोटल 10 लाख रुपए ढूंढ रही है। टोटल कंपनी कितना पैसा ढूंढ रही है? 10 लाख रुपीज बच्चों ढूंढ रही है। तो 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, कंपनी इज लुकिंग फॉर ₹10 लाख। तो सेबी का एक रूल है कि आप तभी शेयर्स इशू कर सकते हो जब आपके कम से कम 90% शेयर्स बिक जाएं। अब भाई 1 लाख शेयर मार्केट में ऑफर कर दिए, पता तो किसी को भी नहीं ना कि बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। भाई सिंपल सी बात है, मैं टी शर्ट बेचता हूं, मैंने 1 लाख टी शर्ट अपनी दुकान पे रख दी, किसे पता कस्टमर आएगा या नहीं आएगा। ऐसे ही कंपनी को क्या पता ये शेयर बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। तो सेबी का रूल है कम से कम 90% बिकने चाहिए, तभी आप शेयर इशू कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो सर 90% तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया, करना पड़ेगा, है ना। तो अंडरराइटर वो पर्सन होता है जो ये करने की गारंटी लेता है। वो बोलता है मैं बिकवाऊंगा, चिंता मत करो, नहीं बिके तो मैं खरीदूंगा, लेकिन इसके लिए मैं कमीशन लूंगा। तो कंपनी बोलती है ठीक है तू अपना कमीशन ले, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर्स बिकवा हमारे सारे। तो 3 लोगों की जरूरत पड़ती है बच्चों, रिसीव करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए पैसा बैंकर की, शेयर्स बेचने के लिए ब्रोकर की, और ब्रोकर एनकरेज करते हैं पब्लिक को टू बाय, और वो आपसे कुछ कमीशन लेते हैं, है ना। और कंपनी अगर श्योर नहीं है कि वो सारे शेयर्स बेच देगी तो फिर वो अंडरराइटर को अपॉइंट करती है। अंडरराइटर हेल्प करता है और फिर वो चार्ज करता है अपनी कमीशन। तो सबसे पहले क्या करना है? सेबी अप्रूवल लो, फिर प्रोस्पेक्टस छपवाओ, फिर अपॉइंटमेंट करो बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर का। उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये पूरा होना चाहिए, ये मैंने आपको बता ही दिया। कितना परसेंट? 90%। जितने शेयर्स इशू कर रहे हो 90%। टू मेक श्योर कंपनी डज नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ फंड, it is compulsory that company must receive applications for some minimum number of shares. This is called minimum subscription. ठीक है। A public limited company cannot make allotment unless minimum subscription is received. सेबी के रूल्स के हिसाब से कंपनी को 90% इशूड अमाउंट मिल जाना चाहिए within 120 days. ठीक है, परफेक्ट।
अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता तो फिर उनको सारा पैसा अगले 10 दिन के अंदर अंदर वापस करना होता है। ध्यान रखना, 10 दिन के अंदर अंदर। सही है। अब 90% पूरा हो गया, सपोज मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया, फिर क्या करें? बस फिर स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन दें। यानी हम पब्लिक को शेयर्स बेचना चाहते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें ध्यान रहेगा, 90% का हमें पता है, हम कर लेंगे, 90% पूरा कर लेंगे, टेंशन मत लो। बस स्टॉक एक्सचेंज का मतलब बेटा स्टॉक मार्केट। भाई अगर आप तुमको माल बेचना है तो मार्केट में तो जाना पड़ेगा ना। अब हमारे देश में 20-21 स्टॉक एक्सचेंज है बेटा, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो 2 हैं, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ध्यान रखना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, ये बाजार है जहां पे कंपनी अपने शेयर बेच सकती है। करेक्ट। तो इनको एप्लीकेशन दो। अ फर्म मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड। लिस्टेड का मतलब खुद को वहां पे लेके जाना और मार्केट से परमिशन लेना कि क्या हम यहाँ पे बेच सकते हैं, एक तरह की दुकान खोलना। लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज बिफोर सेलिंग इट सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक। स्टॉक एक्सचेंज भी वेरीफाई करेगा कि फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है, कंपनी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर सब ओके निकलेगा तो फिर वो आपको परमिशन दे देंगे। ठीक है। लास्ट में बस आप शेयर्स अलॉट कर सकते हो। अलॉट करने का मतलब बेचो, पब्लिक को दे सकते हो। आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड, कंपनी प्रिपेयर्स अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो डिटेल दे रही होती है कि नाम और एड्रेस सारे शेयर होल्डर्स के, कि किन किन को शेयर्स बेचे गए हैं। डन, परफेक्ट, क्लियर हुआ बच्चों? तो ये हमारे पास कैपिटल सब्सक्रिप्शन की 6 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले क्या करना है? सेबी अप्रूवल, देन प्रोस्पेक्टस, देन अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर, देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, देन एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज एंड देन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इसका मेमोरी टेक्निक है स्पामा। ठीक है। सेबी अप्रूवल, प्रोस्पेक्टस, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, उसके बाद एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज और ए अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बढ़िया सा, डन। बस इसके बाद आ जाता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब पैसा आ गया आपके पास तो आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हो, सीधा सीधा। ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा स्टेज है, इसमें कुछ नहीं है। तो सबसे पहले प्रमोशन होगा, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन होगा, देन सब्सक्रिप्शन होगा एंड देन कमेंसमेंट होगा। अब हमारे पास बेटा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सेकंड स्टेज में मैंने आपको दिखाए थे वो कौन कौन से थे? MOA, AOA और प्रोस्पेक्टस। पहले MOA के बारे में पढ़ लो, मेन चीज। MOA क्या होता है, क्योंकि MOA पे क्वेश्चन आता ही आता है। MOA इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। मैंने आपको पीछे बताया मेन डॉक्यूमेंट है। इसमें पावर्स और ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं। ये स्कोप बताता है कंपनी क्या क्या काम करने वाली है, कैसे काम नहीं करने वाली। क्या MOA को चेंज किया जा सकता है? यस, इट कैन बी ऑल्टर्ड ओनली अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस मेड इन द कंपनीज एक्ट। मेमोरेंडम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स टू नो द लिमिटेशंस एंड स्कोप ऑफ कंपनीज डीलिंग्स। इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब MOA में क्या क्या होता है ये मैंने आपको बताया। नेम क्लॉज, नेम क्लॉज में कंपनी का नाम होता है कि कंपनी किस नाम से जाना जाएगी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा होगा, पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड लगा होगा। देन सिचुएशन क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज को हम रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी बोलते हैं, डोमिसाइल क्लॉज भी बोलते हैं, कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, कहाँ से बिजनेस करते हैं, है ना। दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच सिचुएटेड द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा होता है बेटा? ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, किस उद्देश्य के साथ काम कर रही है, द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, राइट। उसके बाद लाइबिलिटी क्लॉज, कितने लोगों की कितनी लाइबिलिटी होगी। कंपनी के अंदर तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेड बाय गारंटी होती है, अलग अलग तरीके की लाइबिलिटीज होती हैं। लेकिन वो तुम बहुत डिटेल में आगे पढ़ोगे जब कभी कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, जब CA करने आओगे ना, फिर वहाँ पे लॉ पढ़ाऊंगा तुमको, वहाँ पे देखेंगे। ठीक है। CA CS करोगे या BCom BBA में भी लॉ तो आएगा, वहाँ पढ़ोगे। फिलहाल ध्यान रखो लाइबिलिटी क्लॉज में लाइबिलिटी लिखी होती है। कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है कि कंपनी कितने पैसे से बन रही है, उसका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, वो सब कैपिटल क्लॉज में होता है। और लास्ट होता है हमारे पास एसोसिएशन क्लॉज या फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये बेसिकली डायरेक्टर बताता है, और डायरेक्टर क्या बताता है कि भैया हम बढ़िया तरीके से कंपनी बनाने वाले हैं और कितने कितने शेयर्स किसको ऑफर करे गए हैं, वो सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर डिटेल दी होती है। ठीक है। AOA आप जानते ही हो। AOA क्या है? AOA बेसिकली रूल्स और रेगुलेशंस बताता है।
MOA मेनली ऑब्जेक्टिव्स बताता था, AOA क्या बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज इंटरनल अफेयर्स। इसके अंदर पावर्स, ड्यूटीज, राइट्स ऑफ मैनेजर्स, ऑफिसर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब बच्चों हमें दिया होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, देखो ये सब है। आप कोई भी एनी 3 to 4 याद रख सकते हो। ये मेनली रीड ओनली टॉपिक है। ठीक है, कितना शेयर कैपिटल, कौन कौन से शेयर्स, क्या क्या राइट्स हैं शेयर होल्डर के, क्या प्रोसीजर होगा शेयर अलॉट करने का, सर्टिफिकेट्स, शेयर सर्टिफिकेट्स कैसे कैसे देंगे, क्या शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं, ये सब। ठीक है, देन MOA AOA में बच्चों एक डिफरेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सावधान इंडिया सवाल, इसको एग्जाम में जरूर पढ़ के जाना। सावधान इंडिया सवाल। नेचर, MOA चार्टर होता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मेन डॉक्यूमेंट होता है। AOA रेफर्स टू द बायलॉज ऑफ द कंपनी, यानी रूल्स के बारे में बात करता है। ठीक है, स्कोप, ये ऑब्जेक्ट्स और पावर्स बताता है, ये रूल्स और रेगुलेशंस बताता है। ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट है, ये सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है। उसके बाद लीगल, इसके बाहर कोई भी काम लीगल नहीं है, सब कैंसल्ड है। इसके बाहर कुछ भी करोगे तो वो वॉइड है, वॉइड का मतलब नॉट अलाउड, सही नहीं माना जाएगा। आर्टिकल्स के बाहर अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसको रेटिफाई करा जा सकता है। रेटिफाई का मतलब बाद में उसको देखा जा सकता है कि क्या वो MOA के फेवर में है, अगर है तो फिर उसको हम सही मान सकते हैं। ठीक है, कंपल्जन, ये कंपलसरी है, बनाना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी नहीं है। AOA बनाना कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, रिलेशनशिप, ये कंपनी की रिलेशनशिप बताता है आउटसाइडर्स के साथ, और ये कंपनी की रिलेशनशिप बताता है मेंबर्स के साथ। भाई रूल्स तो मेंबर्स ही मानेंगे ना, कंपनी के रूल कोई और क्यों मानेगा। उसके बाद क्या MOA में ऑल्ट्रेशन हो सकता है, ऑल्टरनेशन नहीं, ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या ये बदला जा सकता है, तो ऑल्ट्रेशन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेंदी प्रोसेस है, और वहाँ पे थोड़ा ईजी है, सिंपल प्रोसेस है, ये करा जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो, डन। इसके बाद वी हैव प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस तो आपको पता ही है, प्रोस्पेक्टस क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी के बारे में सारी जानकारी देगा, कंपनी क्या है, क्या करती है, क्या क्या कंपनी के उद्देश्य हैं, कंपनी के क्या क्या विजन्स हैं, मिशंस हैं, वो सब प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट that invites deposits to or offers from public the subscription or purchase of shares or debentures of a body corporate। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वाला चैप्टर भी हमारा समाप्त हो जाता है। देन बिजनेस स्टडीज़ के हमारे पास कुछ नए चैप्टर्स आ जाएंगे, जैसे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंसेस, इंटरनल ट्रेड, स्मॉल बिजनेस, एक्सटर्नल बिजनेस, 4 बिजनेस, ये हमारे 4 चैप्टर्स बचे। बिजनेस स्टडीज आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।